हेलो फ्रेंड्स, नोट्स में आप सबका वेलकम है। आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का मानव भूगोल का लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानव कार्यकलाप एवं गुणों के संबंध में स्वरूप और वितरण का अध्ययन है। जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित हैं और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कुमार सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, ग्रामीण एवं नगरीय, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल आदि। क्वेश्चन नंबर 3, मानव एवं पर्यावरण के संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानव समुदायों पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के अनुसार ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव का प्रभाव उसके रहन सहन, विचारों आदि पर पड़ता है। वातावरण के साथ ही मनुष्य के स्वयं के विचार भी उससे प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय प्रतिक्रियाओं की विवेचना किन वर्गों में की गई है। उत्तर, मानव भूगोल की प्रतिक्रियाओं की विवेचना 4 प्रकार से की गई है। नंबर 1, प्राथमिक आवश्यकताएं, सेकंड मुख्य व्यवसाय, थर्ड कार्यकुशलता, फोर्थ उच्च आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। मानव भूगोल के उद्देश्य हैं मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों का मानव कल्याण हेतु अध्ययन करना, मानव समूहों में उनके निवास प्रदेशों का अध्ययन करना, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व क्या हैं। उत्तर, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। स्थिति, स्थल की बनावट, जलाशय, मिट्टियाँ, जलवायु, वनस्पति, पशु, खनिज पदार्थ, मानव भौगोलिक वातावरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, नियतिवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नियतिवाद का अभिप्राय है कि मानव का विकास उसके भौतिक वातावरण द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में, वातावरण की शक्तियाँ मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, क्रियाकलाप आदि की नियंत्रित करती हैं। वातावरण की शक्तियाँ नगण्य हैं, मानव तो उसका केवल दास है। ऐसी विचारधारा वाले मनुष्य को नियतिवादी तथा उनके विचारधारा वाले विद्वानों को नियतिवादी तथा उनके विचारधारा को नियतिवाद के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संभववाद क्या है। उत्तर, संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फैब्रे ने सन 1925 में किया था। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र में मानव के निवास के लिए तथा मानव द्वारा साधन उपयोग की कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक वातावरण द्वारा दी गई संभावनाओं को मानव अपनी छांट के अनुसार प्रयोग करके अपनी जीवन व्यवस्था का प्रारूप निश्चित करते हैं। यही संभववाद के सिद्धांत का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9, नवनिश्चयवाद क्या है। उत्तर, नवनिश्चयवाद की विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर है। इस विचारधारा की मान्यता है कि स्थान स्थान पर मनुष्य को प्रकृति द्वारा बनाए गए कार्यकलापों एवं नियमों का पालन एवं अनुसरण करना ही पड़ता है, परंतु वातावरण के तत्वों के उपयोग के लिए मानव स्वतंत्र है। निसंदेह मानव अपने वातावरण के साथ समायोजन करते हुए वातावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन ला सकता है। यह सत्य है कि मानव वातावरण का निर्माण तो नहीं कर सकता, परंतु अपने सुख और समृद्धशाली जीवन यापन के लिए प्रयासों में अनेक कार्य करता है। नवनिश्चयवाद की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए ग्रिफिथ टेलर ने लिखा है, प्रकृति कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है और शेष सब मनुष्य द्वारा निश्चित होता है।
यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो वह उन्हीं वातावरण के अनुसार कार्य करेगा जिससे उसको सफलता मिले, किंतु वातावरण के विपरीत चलकर मनुष्य कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता है। यही नवनिश्चयवाद है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: भौगोलिक स्थिति, जलवायु, धरातल की बनावट, जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, आर्थिक विकास की अवस्था, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के 4 घने प्रदेशों का नाम बताइए। उत्तर: विश्व के 4 घने प्रदेश: पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, जनाधिक्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक हो तथा संसाधनों की उपलब्धता कम हो, अथवा किसी देश में जनसंख्या वृद्धि उस देश के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक हो तथा तृतीयक सेवाओं की वृद्धि तकनीकी विकास की तुलना में कम हो, तो ऐसी अवस्था जनाधिक्य कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होने से उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है तो वह जनाधिक्य का क्षेत्र कहा जाएगा। जनाधिक्य क्षेत्र में जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नगरीय अधिवास क्या है। उत्तर: नगरीय अधिवास उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति एवं मनोरंजन के केंद्र होते हैं। नगरीय अधिवासों में प्राथमिक क्रियाओं की बजाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा वातावरण एवं परिवहन साधनों आदि का समुचित विकास होता है। नगरीय अधिवासों में गाँव की अपेक्षा श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण तथा उग्र सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। जनसंख्या में निर्भरता अनुपात कम होता है तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मकानों के आकार के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। उत्तर: आकारों के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार का है: छोटे आश्रय झोपड़ियाँ, 1 मंजिले मकान, 2 मंजिले मकान, 3 मंजिले मकान, अन्य आकारों के मकान। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से आपका क्या आशय है। उत्तर: जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या किसी दूसरे देश के स्थानांतरण करती है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्थानांतरित कृषि की समस्या क्या है। उत्तर: स्थानांतरित कृषि की प्रमुख समस्या निम्न है: यह कृषि श्रम साध्य कृषि है। जिस परिमाण में श्रम किया जाता है उस परिमाण में उत्पादन नहीं होता। सेकंड नंबर, वन विभाग की ओर से कृषि करने पर प्रतिबंध। थर्ड, प्रचुर भूमि की अनुपलब्धता। फोर्थ, सिंचाई और अन्य कृषि साधनों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 17, होमो सेपियंस मानव की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर: होमो सेपियंस काल के मानव बड़े शाकाहारी जानवरों के शिकार की दक्षता, खाद्य पदार्थ, बहुल क्षेत्रों का ज्ञान, हथियारों का ज्ञान, स्थानांतरित होने वाले मानव अधिवास का ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रजाति की परिभाषा बताइए। उत्तर: मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एवं जैविकी एवं प्राणिशास्त्री का संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति नाम माना गया है। क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक प्रामाणिक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजाति गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। प्रोफेसर ब्लास के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर: त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है: काकेसॉइड अर्थात श्वेत रंग वाली प्रजातियाँ, मंगोलॉयड अर्थात पीत रंग वाली प्रजातियाँ, निग्रोयड अर्थात काले रंग वाली प्रजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 20, सांस्कृतिक भूदृश्य के अध्ययन के प्रमुख आधार क्या हैं। उत्तर: सांस्कृतिक भूदृश्य के अध्ययन के निम्न आधार हैं: कृषि संबंधी भूदृश्य,
व्यापारिक सांस्कृतिक भूदृश्य, औद्योगिक भूदृश्य, यातायात भूदृश्य। क्वेश्चन नंबर 21, अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? आंसर, अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय किसी क्षेत्र या प्रदेश की उस जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, अधिकतम उत्पादन संभव होता है तथा प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर उच्च होता है तथा अधिकतम आर्थिक कल्याण संभव होता है। संक्षेप में, जब किसी समय व परिस्थिति विशेष में जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। यह आदर्श जनसंख्या की स्थिति है। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 22, होमो इरेक्टस मानव पूर्वज से आप क्या समझते हैं? आंसर, इस वर्ग के प्राणियों को पिथिकेंथ्रोपस अथवा जावा मानव, चीन में सिनएंथ्रोपस अथवा पीकिंग मानव तथा उत्तरी अफ्रीका का एटलांथ्रोपस अथवा मध्य प्राच्य नूतन काल के इन मानवों में आपस में समानता पाई जाती है। इन्हें होमो इरेक्टस की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, मसाई जनजाति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मसाई यायावर समूह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी घास के मैदान में के भागों में निवास करने वाले लोग हैं। ये लोग भूमध्य सागरीय तथा निग्रो के सम्मिश्रण स्वरूप एक भिन्न जाति लक्षणों वाले हैं। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र एक अंश उत्तरी अक्षांश व 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य एलेगन पर्वत की ऊंचाई पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण। उत्तर, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। निग्रीटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, एल्पाइन, मंगोलिक। क्वेश्चन नंबर 25, बुशमैन मानव प्रजाति। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक खानाबदोश एवं आकेटक जाति निवास करती है। वर्तमान में इन लोगों का निवास प्रायः 18 अंश दक्षिणी अक्षांश से 24 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, किंतु कुछ शताब्दियों पूर्व ये बसोटोलैंड, नेपाल, दक्षिणी रोडेशिया, पूर्वी टंगानिया तथा पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि तक फैले हुए थे। बाद में जैसे जैसे कृषि प्रजातियों ने उनके क्षेत्र पर अधिकार किया, वे खिसकते हुए केवल बेंचुआनालैंड तक ही सीमित रह गए। वर्तमान में इनकी संख्या 10,000 से भी कम रह गई है। क्वेश्चन नंबर 26, पार्थिव एकता सिद्धांत क्या है? उत्तर, इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से संबंधित है तथा इन तत्वों में कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए उनको पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। सिद्धांत की पुष्टि करते हुए हमबोल्ट ने लिखा था, संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की वह विभिन्नता के पीछे व्यापकता और एकता है। उनका कथन है कि पृथ्वी एक तथा अकाट्य है, उसकी विभिन्नताएं केवल प्रतीयमान होती हैं, उनमें सत्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, थारू जनजाति क्या है? उत्तर, थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तराखंड के तराई प्रदेश के पश्चिमी भाग में नैनीताल जिला व उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व से लेकर पूर्व में गोरखपुर तथा नेपाल की सीमा तक फैला है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत पदी तथा शिवालिक क्षेत्र में नैनीताल, गोंडा, खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, बहराइच और बस्ती जिले में है। थारू जनजाति का सबसे अधिक जमाव नैनीताल जिले के बिल्हारी परगना की नानक माता, किलपुरी तथा टनकपुर बस्तियों के आसपास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव भूगोल का क्रमिक विकास क्या है? मानव भूगोल के विकास का अध्ययन निम्नलिखित 3 विभाजनों के आधार पर किया जा सकता है। जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन, ब्रिटिश एवं अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। क्वेश्चन नंबर 29, मानव भूगोल के चरण कौन कौन से हैं? मानव विकास के 3 चरण हैं, होमो हैबिलिसिस काल, होमो इरेक्टस काल, होमो सेपियंस काल। क्वेश्चन नंबर 30,
भारत की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। भारत में पाई जाने वाली जातियाँ मुख्य रूप से निम्न हैं, जिसमें गद्दी, गौड़, भील, भोटिया, नागा, खासी, संथाल, थारू, जौनसारी, बट्टू आदि जनजातियाँ भारत के विभिन्न प्रदेशों में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पारिस्थितिकी तथा मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी में केवल जीवन और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल में उन संबंधों के विभिन्न स्वरूपों तथा पृथ्वी व क्षेत्रीय वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के जीव वर्ग का, वनस्पति का, जंतुओं, पशुओं का तथा मानव का उसके पर्यावरण के संबंध के बारे में वर्णन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में केवल मानव तथा उसके वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 मानव भूगोल की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल का संबंध समस्त संसार से है। इसका अधिक बल व्यक्तियों पर होता है, अर्थात वे कहाँ हैं पृथ्वी पर, उनकी अंतर्क्रियाएं कैसी हैं तथा वे प्राकृतिक भूपटल पर मानव के उपयोग के लिए किस प्रकार के भूपटल का निर्माण करते हैं। मानव भूगोल उचित ढंग से उदार शिक्षा का उद्देश्य पूरा करता है। जिस संसार में हम निवास करते हैं उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करने तथा पृथ्वी पर रहने वाले मानवों और राष्ट्रों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में मानव भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव भूगोल की क्षेत्रीय अंतर्क्रियाओं की व्याख्या उन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तंत्रों को भली भांति समझने में सहायक होती है जिनमें हम अकेले तथा सामूहिक रूप से निवास और कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एकत्रीकरण क्या है? उत्तर एकत्रीकरण मानव का प्राथमिक एवं प्राचीन व्यवसाय है। मानव अपने प्रारंभिक काल में एकत्रीकरण के द्वारा ही भोजन तथा वस्तु प्राप्त करता था। उस समय मानव का एकत्रीकरण के अतिरिक्त और कोई व्यवसाय नहीं था। संसार में आज भी अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहां मानव इस व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका चला रहे हैं। कुछ प्रदेशों में यह व्यवसाय अब अपनी सीमा को पाकर व्यापार के लिए भी किया जाने लगा है, अर्थात अब एकत्रीकरण के द्वारा केवल भोजन या वस्तु ही नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए कुछ पदार्थों को भी इकट्ठा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 वातावरण समायोजन क्या है? वातावरण समायोजन से अभिप्राय वातावरण के तालमेल बैठाने से है। वातावरण तथा मानव वर्ग के पारस्परिक संबंधों में वातावरण का प्रभाव प्रमुख रहता है और मानव वर्ग अपने अनुकूलन तथा वातावरण के रूपांतरण द्वारा वातावरण समायोजन करता है। यही नवनिश्चयवाद विचारधारा का मूल है। प्रकृति द्वारा निश्चय की गई सीमाओं के अंदर मानव जाति छाट द्वारा अपनी शक्ति, रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण का रूपांतरण करके उसमें समायोजन करता है। वातावरण समायोजन के संबंध में फ्यूल, कार्ल सावर, वुलरिज और ईस्ट ग्रिफिथ टेलर आदि विद्वानों ने विस्तृत रूप से अपने विचार रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भौतिक या प्राकृतिक वातावरण। उत्तर भौतिक वातावरण में उन सभी भौतिक शक्तियाँ, प्रक्रम या प्रक्रियाओं एवं तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनका अनेक प्रकार से मानव के कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण में प्रादेशिक स्थिति, जलवायु, खनिज पदार्थ, मिट्टियाँ, भूमि की बनावट, जीव जंतु, वनस्पति आदि सम्मिलित होते हैं। ये सभी प्राकृतिक तत्व मानव के रहन सहन, प्रक्रियाओं पर इच्छाओं की सीमाएं निर्धारित करते हैं तथा उन्हीं सीमाओं के अंदर मानव अपनी शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं का समन्वय स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में मनुष्य प्रविधि या तकनीक की सहायता से संशोधन करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है। यह प्राकृतिक शक्तियाँ एवं संसाधनों का विभिन्न प्रकार से शोषण कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन सबके फलस्वरूप वह एक नए वातावरण को जन्म देता है। इसे ही मानव निर्मित अथवा प्राविधिक या सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। सांस्कृतिक वातावरण मानव द्वारा बनाया गया भूदृश्य होता है जिसमें मानवों का आवास, परिवहन, संचार के साधन, सिंचाई के साधन, श्रम विभाजन, आर्थिक व्यवसाय, कारखाने, बीमा संस्था, वैज्ञानिक, राजनीतिक, औद्योगिक, साहित्यिक संस्थाएं आदि सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? मानव प्राकृतिक भूदृश्य में अपने कार्य
क्रियाकलाप और हस्तक्षेप से रूपांतरण करता है। मानव द्वारा निर्मित इन भूदृश्यों को सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक दृश्यभूमि या सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अतः सांस्कृतिक भूदृश्य अभिप्राय मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य से दृश्यभूमि से है। मानव ने प्राकृतिक दृश्यभूमि का प्रयोग करके एवं उसमें रूपांतरण करके एक प्राकृतिक भूदृश्य पर अपनी कृतियों की छाप लगाकर उसे परिवर्तित कर मानव निर्मित भूदृश्य बना दिया है। अस्पष्टता किसी प्राकृतिक भूदृश्य पर मानव की उपस्थिति अथवा उसकी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं की छाप लगने से सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अल्पन्यून जनसंख्या क्या है? जब किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है तो देश अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाता है। क्लार्क महोदय के शब्दों में अल्प जनसंख्या वहाँ मिलती है जहाँ संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए जनसंख्या का अभाव हो या जहाँ के संसाधन जनसंख्या के जीवन स्तर में कमी व बेरोजगारी में वृद्धि न करते हुए और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता रखते हों। क्वेश्चन नंबर 39, मानव बस्तियों के प्रकार। मानव बस्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं जिनको किसी बस्ती में मकानों या झोपड़ियों, यंत्रागार, स्नानागार तथा आर्थिक कार्य संबंधी अन्य भवन आदि की पारंपरिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। बस्तियों के प्रमुख प्रकार निम्न हैं। फर्स्ट, एकाकी अथवा प्रकीर्ण बस्तियाँ। सेकंड, सघन या गुच्छित बस्तियाँ। थर्ड, संयुक्त बस्तियाँ। फोर्थ, अखंडित बस्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 40, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या उसी क्षेत्र विशेष के क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है। अर्थात उस क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर औसत कितनी जनसंख्या निवास करती है को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व क्षेत्र एवं जनसंख्या के मध्य अनुपात को इंगित करता है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व इक्वल टू कुल क्षेत्र की कुल जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। घनत्व कई प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल के अंतर्गत भूतल पर मानव वर्गों एवं उनके वातावरण के पारंपरिक कार्यात्मक संबंधों तथा मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के कई पक्ष हैं। मानव भौगोलिक अध्ययन के मुख्यतः उपागम हैं। फर्स्ट, पारिस्थितिकी उपागम। सेकंड, क्षेत्रीय या स्थानीय उपागम। थर्ड, व्यवहारपरक उपागम। फोर्थ, मानव कल्याण संबंधी उपागम। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जो है खंड लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे जो हमारे पेपर के हिसाब से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। हम वही क्वेश्चन कराएंगे। तो आप अगर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।